संविधान के भाग। संविधान के भाग, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग पढ़ना मैं इसलिए जरूरी समझता हूँ ताकि कई बार भाग से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ताकि आपको ये भी आसानी से पता चल जाए कि कौन सा अनुच्छेद है वो किसका पार्ट है। अगर हम कई बार कोशिश करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कंटिन्यू पढ़ने की, तो अनुच्छेद हमको कंटिन्यू याद नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम प्रयास करते हैं कि अनुच्छेदों को हम भाग के हिसाब से पढ़ें, तो हम आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान के अंदर हम बात करते हैं तो हमने पहले बात की अनुसूचियों की। भारतीय संविधान के अंदर कुल अनुसूचियां कितनी थी? 12 अनुसूचियां थी। मूल में 8 थी और 4 बाद में जोड़ी गई। अगर हम भाग की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अंदर टोटल 22 भाग है, और हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो टोटल अनुच्छेद है 395। ये मूल संविधान के अंदर अनुसूचियां 8 थी, जो 12 हो गई, और बाकी वाला जो सेम टू सेम ढांचा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो भाग पढ़ने के बाद हमको अनुच्छेद अगर हम याद रखना चाहें तो आसानी के साथ हमको अनुच्छेद याद हो जाते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का भाग फर्स्ट ले लेते हैं। भाग फर्स्ट है वो है संघ व राज्य क्षेत्र से संबंधित। फर्स्ट अनुसूची में भी अपनी यही चर्चा हुई थी। फर्स्ट अनुसूची और भाग फर्स्ट का जो नाम है वो सेम टू सेम है। भाग फर्स्ट के अंदर जो अनुच्छेद है, अनुच्छेदों को हम साथ साथ में डिवाइडेड करते जाएंगे ताकि याद हमको आसानी से रह जाए। अनुच्छेद 1 से लगा करके अनुच्छेद 4 तक कौन से भाग के अंदर है? भाग फर्स्ट के अंदर। अनुच्छेद 1 से लगा करके 4 तक कौन से भाग के अंदर है? फर्स्ट भाग के अंदर है। आगे हम प्रयास करेंगे जो हमारे कोर्स से संबंधित है उस भाग को हम अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अपन भाग फर्स्ट के अंदर जो अनुच्छेद है, सिर्फ भाग और उसके अनुच्छेद है उनकी चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं थोड़ा सा भाग फर्स्ट का बता देता हूँ। जैसे अनुच्छेद फर्स्ट के अंदर जो संघ और राज्य क्षेत्र है उनके नाम दिए गए हैं। अनुच्छेद 2 किसी बाहरी क्षेत्र को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करना है तो अनुच्छेद 2 है। अगर राज्य क्षेत्र के भीतर किसी राज्य का नाम चेंज करना है, किसी के क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन करना है, 2 राज्यों को मिला के 1 करना है, 1 को तोड़ के 2 करने हैं, तो ये अनुच्छेद 3 के अंदर दे रखे हैं। और अनुच्छेद 4 के अंदर, अनुच्छेद 2 और 3 के अंदर जो भी प्रक्रिया आती है वह अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं होगी, ये अनुच्छेद 4 में दे रखे हैं। इस तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं भाग 2 की। भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित। किस प्रकार से व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो सकती है, नागरिकता के जो 5 प्रकार के उनका भी उल्लेख इसके अंदर दे रखा है। अनुच्छेद 5 से लगा करके अनुच्छेद 11 तक कौन से भाग के अंदर है? संविधान के भाग 2 के अंदर है, और भाग 2 है वो किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 भारतीय संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसके अंदर है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। और ये जो मूल अधिकार है जिनकी चर्चा अपन आगे करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 12 से शुरू होते हैं और अनुच्छेद 35 तक है वो भाग 3 के अंदर है। और भाग 3 है वो किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से संबंधित है। आज दिन तक की कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं रही जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस सिलेबस में हो और मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। प्रत्येक परीक्षा में एक क्वेश्चन तो मूल अधिकार वाले पार्ट से आता ही आता है, और करीबन पॉलिटिकल साइंस का तो ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जिसके अंदर ये आए नहीं। भाग 4 की चर्चा कर लेते हैं। भाग 4 है उसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, समाजवादी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 36 से लगा करके अनुच्छेद 51 तक किसका उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। किस देश से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। भाग 4 के अंदर एक और भाग जोड़ा गया बाद में, भाग 4 के है जिसके अंदर है मौलिक कर्तव्य, जिसके अंदर क्या लिखे हुए हैं? मौलिक कर्तव्य लिखे हुए हैं। कहाँ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य? सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। संख्या कितनी है? 11 इनकी संख्या है। और ये जो मौलिक कर्तव्य है ये अनुच्छेद 51 के में शामिल किया गया। इसको क्या बोल दो या 51A बोल दो, इसको भाग 4 के बोलो या 4A बोलो। ये जो बाद में जोड़ा गया है, और ये जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भाग 4 के है वो कब जोड़ा गया है, मैं ये भी बता दूंगा आपको कि कौन कौन से भाग बाद में जुड़े हैं और कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जुड़े हैं, ये भी अपन चर्चा साथ में कर लेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। कौन था प्रधानमंत्री 1976 में? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इनको जोड़ा गया था। भाग 4 हो गए। भाग 5 की बात करते हैं। भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है। ये संघीय सरकार, संघीय सरकार। भाग 5 के अंदर जो अनुच्छेद शामिल है, खत्म कहाँ हुए? अनुच्छेद 51 पे खत्म हुए, तो निश्चित तौर से जानते हैं 52 से शुरू होंगे। और अनुच्छेद 52 से लगा करके अनुच्छेद 151 तक किसका उल्लेख है? केंद्र सरकार का उल्लेख है। सबसे आसान तरीका यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अपन तुलनात्मक देख लेते हैं। भारतीय राज व्यवस्था का ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, तो मैं इधर आगे भारतीय संविधान के भाग 6 को ले लेता हूँ साथ में, ताकि दोनों की तुलनात्मक चर्चा हो जाए। भाग 6, भाग 6 के अंदर राज्य सरकार का उल्लेख है। भाग 6 के अंदर किसका उल्लेख है? राज्य सरकार का उल्लेख है। और भाग 6 के अंदर अनुच्छेद जहाँ से शुरू होते हैं, जहाँ संघ सरकार के अनुच्छेद खत्म हुए 151 तो शुरू हो जाएंगे अनुच्छेद 152 से, और अनुच्छेद चलेंगे 237 तक राज्य सरकार के अंदर चलेंगे। इन दोनों को अपन थोड़ा सा तुलनात्मक देख लेते हैं। भाग 5 और 6 की थोड़ी सी बातें अपन तुलनात्मक दृष्टि से देख लेते हैं, क्योंकि ये कई बार यहाँ से पूछे जाते हैं। भाग 5 के अंदर आप सबसे पहले ले लेते हैं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका बोल दो, इसको बोले संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 संघीय कार्यपालिका में सबसे प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो अनुच्छेद 52 यही कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 से लगा करके संघीय कार्यपालिका का जो उल्लेख है अनुच्छेद 68 तक है। 52 से लगा करके 68 तक संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है। फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर संघीय विधायिका बोल दो, जिसको संघीय विधायिका व्यवस्थापिका बोल दो, या इसको आप संघीय संसद भी कह सकते हो। संसद लिख देता हूं मैं, संघीय संसद। संसद की जो चर्चा हुई है वो अनुच्छेद 69 से लगा करके अनुच्छेद 69 से लगा करके 122 तक जो चर्चा हुई है वो किसकी हुई है? संसद की चर्चा हुई है। इसके बाद चर्चा हुई है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की
विधायी शक्ति यानी व्यवस्थापिका से संबंधित विधायिका से संबंधित शक्ति है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में है। 123 के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं, इस भाग 5 के अंदर चर्चा हुई है संघीय न्यायालय की। संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित इसकी चर्चा हुई है और संघीय न्यायालय से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 124 से लगा करके अनुच्छेद 124 से लगा करके अनुच्छेद 147 तक की जो चर्चा हुई है वो संघीय न्यायालय की चर्चा हुई है। इसके अंदर संघीय न्यायालय की चर्चा हुई है और इसके साथ अपन चर्चा कर लेते हैं सीएजी की चर्चा हुई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोल दो जिसको, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी कहते हैं जिसको, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीएजी की जो चर्चा हुई है वो अनुच्छेद 148 से लगा करके अनुच्छेद 151 तक की जो चर्चा हुई है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की हुई है। अब ये डिवाइडेड करने का फायदा ये होता है कि जैसे माना कि आपको राष्ट्रपति से संबंधित कोई अनुच्छेद पता करना है, प्रधानमंत्री से संबंधित कोई अनुच्छेद, मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद, तो हमारा सीधा आइडिया ये लग जाता है कि प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मंत्री परिषद है, ये सारे तो संघीय कार्यपालिका में आते हैं। इसका मतलब अगर इससे संबंधित आप कोई तुक्का भी ठोकोगे तो अनुच्छेद 52 से 68 के बीच में ठोकोगे, इससे बाहर जाकर के कोई ठोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ये पता चल जाता है कि इनकी जो चर्चा है वो कहाँ पर हुई है। इसलिए हमको संविधान के भाग पढ़ने से अनुच्छेद याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। इसी तरीके से हम राज्य की कार्यपालिका की तुलना कर लेते हैं। अब राज्य की कार्यपालिका की तुलना आप संघीय सरकार और राज्य सरकार दोनों की, हालांकि अपन जब पढ़ते हैं ना केंद्र और राज्य सरकार, जब भी इन दोनों के आपस में तुलना करते हैं एक दूसरे की, ताकि याद रखना आसान हो जाए, लेकिन इसके अंदर भी आप तुलना कर लो। जहाँ संघीय कार्यपालिका की चर्चा हुई है वहाँ यहाँ पर राज्य कार्यपालिका की चर्चा हुई, राज्य कार्यपालिका की चर्चा हुई है। राज्य कार्यपालिका की जो चर्चा हुई है वो अनुच्छेद 153 से शुरू होकर के अनुच्छेद 167 तक जो चर्चा हुई है वो राज्य की कार्यपालिका की चर्चा हुई है। अब राज्य की कार्यपालिका का मतलब आप सीधा से ये समझ गए कि इसमें राज्यपाल शामिल होगा, मुख्यमंत्री शामिल होगी, राज्य की मंत्री परिषद शामिल होगी। ये चर्चा हुई है अनुच्छेद 153 से लगा करके 167 तक, ये राज्य की कार्यपालिका होगी। जिस तरीके से इधर राज्य की व्यवस्था संसद की चर्चा हुई तो राज्य में इसको विधानमंडल बोलते हैं, तो राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल की जो चर्चा हुई है खत्म कहाँ हुआ? अनुच्छेद 167। एक यहाँ आप थोड़ा ध्यान रखें, 151 से शुरू किया था, लेकिन हाँ 152 के बाद 153 से शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर जम्मू कश्मीर राज्य शामिल नहीं था। जो जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में जो विशेष प्रावधान है, कोई भी कानून लागू होगा कि नहीं होगा, ये चर्चा अनुच्छेद 152 में हुई है, जो राज्य की कार्यपालिका में शामिल नहीं है। इस अनुच्छेद का एक थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल की चर्चा है वो शुरू कहाँ से हो गई? शुरू होगी अनुच्छेद 168 से और ख़त्म कहाँ पर होगी? ख़त्म होगी 212 तक। तो अनुच्छेद 168 से 212 के बीच जो भी चर्चा हुई है वो किस संबंध में हुई है? राज्य के विधानमंडल के संबंध में चर्चा हुई है। अगर हम तीसरी बात करें, यहाँ पर किसकी चर्चा थी? राज्य की विधायी शक्ति की चर्चा थी, तो यहाँ पर राज्यपाल की विधायी शक्ति होगी। राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यपाल की विधायी शक्ति का उल्लेख, ये दो अनुच्छेद ऐसे थे जिसमें आंकड़ा बदल रहा है, एक बीच में आ रहा है, ठीक है। तो राज्यपाल की विधायी शक्ति की चर्चा हुई अनुच्छेद 213 की चर्चा हुई, अनुच्छेद 213 में। उसके बाद संघीय न्यायालय था, तो यहाँ पर राज्यों के न्यायालयों की चर्चा होगी, राज्यों के न्यायालय।
और राज्य के न्यायालयों की जो बात होगी वो शुरू कहाँ से होगी, बता दिया अनुच्छेद 213 में खत्म हुआ तो शुरू 14 से होगा। अनुच्छेद 214 से लगा करके उच्च न्यायालय की चर्चा होगी अनुच्छेद 232 तक। राज्यों के जितने भी न्यायालय उच्च न्यायालयों के संबंध में जो प्रावधान होंगे अनुच्छेद 214 से लेकर किसके बीच होंगे, अनुच्छेद 232 के बीच होंगे। और इसके बाद यहाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा हुई है, लेकिन राज्य सरकार के अंदर यहाँ पर जो चर्चा हुई है वो ये अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा, जो जिला न्यायालय है या अधीनस्थ न्यायालय उनकी चर्चा हुई है। और अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में जो भारतीय संविधान के अंदर प्रावधान किए गए वो अनुच्छेद 233 से लगा करके 237 तक जो प्रावधान है वो किसके संबंध में है, अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में है। तो ये थी केंद्र और राज्य दोनों की तुलनात्मक चर्चा। और केंद्र और राज्यों की तुलना करने का उद्देश्य ये था कि ये दोनों अच्छी तरीके से अपन को याद हो जाए। उसके बाद अपन आ जाते हैं भाग 6 हो गया और भाग 7 पर आ जाते हैं। भारतीय संविधान का भाग अब 7 है वो निश्चित किया गया है। जहाँ वेयर एक्ट के अंदर आपको निश्चित शब्द लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब ये है कि ये भाग अब समाप्त कर दिया गया है, अब ये भाग लागू नहीं है। लेकिन इसके अंदर था क्या, इसके अंदर था अनुसूची फर्स्ट। अनुसूची फर्स्ट के अंदर खंड ब श्रेणी के राज्यों का उल्लेख, श्रेणी के राज्यों का उल्लेख। फर्स्ट अनुसूची में राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, ए बी सी और डी। ये राज्यों के चारों भागों का जो डिवाइडेड था ना वो 7वें भाग के अंदर था। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद था वो अनुच्छेद था 238। और अब ये अनुच्छेद 238 है वो लागू नहीं है, इसको निश्चित कर दिया गया है। और इसको निश्चित कब किया गया था, समाप्त कब किया गया था, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों की जो 4 प्रकार की श्रेणियां थी वो श्रेणियां भी क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। ये श्रेणियां वर्तमान में लागू नहीं है। भाग 8 पर आ जाते हैं। भाग 8 के अंदर है संघ राज्य, यूनियन टेरिटरी बोल दो जिसको, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन वे क्षेत्र जो सीधे केंद्र के अधीन है, संघ के अधीन है, उन राज्यों के क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो किस प्रकार चलेगा, प्रशासक होगा, प्रशासक की किस प्रकार नियुक्ति होगी, ये सारी चीजें हैं वो भाग 8 के अंदर है। और भाग 8 जो शुरू होता है वो शुरू होता है अनुच्छेद 239 से और खत्म होता है अनुच्छेद 242 पर। भाग 8 है वो संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, अनुच्छेद 239 से 242 के बीच है। अब हमारा शुरू हो जाता है इम्पोर्टेंट भाग, भाग 9। और भाग 9 के अंदर उल्लेख है पंचायतों का। पंचायती राज व्यवस्था है वो भारतीय संविधान के कौन से भाग से संबंधित है, भाग 9 से संबंधित है। और कौन सी अनुसूची से संबंधित है, 11वीं अनुसूची से संबंधित है। पंचायतों का जो उल्लेख है यहाँ पर अनुच्छेद तो सिर्फ एक ही है 243, लेकिन अनुच्छेद 243 के बहुत सारे भाग हैं। तो भाग 9 अनुच्छेद 243 ए से शुरू होता है और ये खत्म होता है अनुच्छेद 243 ओ तक। तो अनुच्छेद 243 ए से लगा करके अनुच्छेद कहाँ तक चला है, 243 ओ तक चला है भाग 9। और वो भाग 9 है वो किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। इसके बाद एक और जोड़ा गया भाग 9A, भाग 9A। और भाग 9A है वो किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है, यानी नगरीय निकायों से संबंधित है भाग 9A।
भाग 9A के अंदर जो अनुच्छेद शामिल होते हैं, यहाँ से कई बार कंपटीशन एग्जाम अनुच्छेद पूछे जाते हैं और कंफ्यूज भी पैदा करते हैं। अनुच्छेद 243, ये भी 243 में खत्म कहाँ से हुआ है? पंचायत में 243 ओ से खत्म हुआ है, तो शुरू होगा 243 पी से और चलेगा कहाँ तक? चलेगा अनुच्छेद 243 ABCD खत्म हो गई और उसके बाद ZG तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? ZG तक चलेगा, पंचायतों से संबंधित जो अनुच्छेद है वो। और ये जो अनुच्छेद जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन। कब हुआ था जल्दी बताओ, सोच लो, याद है या नहीं है? 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये जोड़ा गया था। इसके बाद एक भाग और जोड़ा गया है, भाग 9B। भाग 9B है वो किससे संबंधित है? भाग 9B है वो सहकारी समितियों से संबंधित है। भाग 9B है वो किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। और भाग 9B है वो भी शामिल है अनुच्छेद 243 में। खत्म कहाँ हुआ है? ZG तक खत्म हुआ है, तो शुरू होगा ZH से और चलेगा कहाँ तक? चलेगा अनुच्छेद 243 ZT तक चलेगा। ये जो सहकारी समितियों वाला प्रावधान है, ध्यान रखना, अपन ने इससे पहले अनुच्छेद 19 के अंदर स्वतंत्रता में इसकी चर्चा की थी। इसको मूल अधिकारों में तो फिलहाल मूल अधिकार अनुच्छेद में शामिल इनको किया गया। नीति निर्देशित तत्वों में भी इनकी चर्चा हुई है। सहकारी समितियां हैं वो कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 243 ZS से ZT तक। ये जोड़ा गया है बाद में, और ये जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन। कब हुआ जल्दी बता दो? 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा भाग 9B है वो जोड़ा गया था। भाग 10 की चर्चा करते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन। भाग 10 है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र। अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का जो उल्लेख है वो कौन से भाग में है? भाग 10 के अंदर उल्लेख है। और भाग 10 शुरू कहाँ से होगा? 10 शुरू होगा 244 से, और इसके अंदर सिर्फ दो अनुच्छेद, एक 244 है और एक 244 क्या है। भाग 10 के बाद हमारी चर्चा शुरू हो जाती है भाग 11। भाग 11 कई बार पूछा जाता है। भाग 11 है वो केंद्र व राज्य के संबंधों से संबंधित है। केंद्र व राज्य संबंध। भाग 11 के अंदर केंद्र और राज्य संबंधों का उल्लेख है। और ये केंद्र और राज्य संबंधों का जो उल्लेख है वो ध्यान रखना, इसके अंदर विधायी और प्रशासनिक दो प्रकार के शब्दों का संबंधों का उल्लेख है। ये शुरू हो जाता है अनुच्छेद 245 से और ये खत्म जो होगा वो होगा अनुच्छेद 263 तक। खत्म कहाँ पर हो जाएगा? अनुच्छेद 263 पर ये खत्म हो जाएगा। एक बार देख लेता हूँ मैं सही है या गलत है। हाँ, 263 तक होगा। इसमें अपन दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो इसके अंदर जो संबंध है वो है विधायी संबंध, ठीक है, विधायी संबंध है, और एक है वो प्रशासनिक संबंध है। एक है विधायी संबंध और दूसरे है प्रशासनिक संबंध है। विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंध है उनका जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 245 से 255 तक, और प्रशासनिक संबंधों का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 256 से 263 तक। केंद्र और राज्य के संबंधों को तीन भागों में बांटते हैं, एक विधायी संबंध, एक प्रशासनिक संबंध और एक वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध है वो भाग 12 में आ जाएगा। विधायी और प्रशासनिक संबंध है वो भारतीय संविधान के भाग 11 में आ जाता है। भाग 12 की चर्चा करते हैं। भाग 12 की चर्चा कर लेते हैं। वित्त, संपत्ति और
वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये कौन से भाग में शामिल है? ये भाग 12 के अंदर शामिल है। और इसके अंदर जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद शुरू हो जाएंगे 63 पे खत्म हुए, 264 से शुरू होकर के अनुच्छेद 300 के तक ये शामिल रहेंगे। अनुच्छेद 300 के अपन जानते हैं, पहले संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। मूल अधिकार हम ये संपत्ति का अधिकार था, और जिसको हटा करके भाग 12 के अंदर अनुच्छेद 300 के अंदर एक सामान्य अधिकार बना दिया गया। तो ये भाग 12 के अंदर शामिल है। भाग 13 के अंदर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार होता है, जो वाणिज्य है, जो समागम है, उसका उल्लेख भाग 13 के अंदर है। भाग 13 के अंदर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये भाग 13 के अंदर है। और भाग 13 जो शुरू हो जाता है, ये शुरू हो जाएगा अनुच्छेद 301 से और चलेगा अनुच्छेद 307 तक शुरू हो चलेगा भाग 13। भाग 14 की चर्चा करते हैं। भाग 14 के अंदर आ जाएगी संघ व राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद भाग 14 के अंदर है। और भाग 14 के अंदर जो अनुच्छेद शामिल होंगे वो अनुच्छेद होंगे 308 से लगा करके अनुच्छेद 323 तक, 8 से लगा करके अनुच्छेद 323 तक हो जाएंगे। और भाग 15 है वो किससे संबंधित है? भाग 15 है वो निर्वाचन से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है। और ये जो शुरू हो जाएगा अनुच्छेद 324 से और खत्म होगा अनुच्छेद 329 तक। तो ये हो गए भाग 15। अब चर्चा करते हैं भाग 16 की। भाग 16 के अंदर अनुसूचित जाति, भाग 16 के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीयों संबंधित जो भी प्रावधान है वो खत्म कर दिए गए। आंग्ल भारतीयों से संबंधित विशेष उपबंध, से संबंधित विशेष उपबंध है। और इनसे संबंधित जो विशेष उपबंध है इनका भाग कौन से भाग में? भाग 16 के अंदर इनका उल्लेख हुआ है। और अनुच्छेद 330 से लगा करके अनुच्छेद 342 तक, अनुच्छेद 330 से 342 तक है वो भारतीय संविधान के भाग 16 में शामिल है। अब भारतीय संविधान के भाग 17 की बात करो। भाग 17 के अंदर है वो है राजभाषाएं, यानी सरकार जिनको भाषाओं का काम में लेती है जिनको राजभाषाएं कहा जाता है। राजभाषाओं का जो उल्लेख है वो कौन से भाग के अंदर है? भाग 17 के अंदर। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक खत्म? 42 में हुए तो शुरू हो जाएंगे अनुच्छेद 343 से और चलेंगे अनुच्छेद 351 तक। भाग 17 के अंदर क्या उल्लेख है? राजभाषाओं का उल्लेख है। और अनुच्छेद 343 से लगा करके कहाँ तक चलेगी? अनुच्छेद 351 तक इसकी चर्चा होनी है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक तो है संघ की भाषा,
केंद्र की भाषा है वो। संघ की भाषा, संघ की भाषा के साथ है राज्यों की भाषा है, प्रादेशिक भाषाएं बोल दो जिनको, प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा के साथ है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की भाषा है। और इसके साथ इसके उल्लेख है विशेष उपबंध, यानी राज्यपाल मातृभाषा के संबंध में विशेष निर्देश भी दे सकता है, तो विशेष निर्देश बोल दो इनको, विशेष निर्देश। संघ की जो भाषा है वो है अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344 है वो संघ की भाषाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 345 से अनुच्छेद 347 तक ये प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 348 से अनुच्छेद 349 ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषाओं से संबंधित है। और अनुच्छेद 350 और अनुच्छेद 351 है ये विशेष निर्देश देते हैं। जैसे इसी के तहत प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का ये कर्तव्य होगा कि वो जो मातृभाषा है उस भाषा के अंदर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करें। तो ये जो विशेष निर्देश भाषा के संबंध में दे रखे हैं वो भारतीय संविधान के कौन से भाग में दे रखे हैं? भारतीय संविधान के भाग 17 में दे रखे हैं। अब आ जाते हैं भारतीय संविधान के भाग 18 की। ये तो बहुत ही चर्चित भाग रहा है 18 और जिसकी चर्चा हमेशा होती रहती है। ये भाग 18 है वो आपातकाल से संबंधित है, यानी आप इसको आपातकालीन उपबंध कह सकते हो। आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 18 के अंदर दे रखे हैं। इसकी अपन आगे राष्ट्रपति के संबंध में विशेष चर्चा करेंगे तब करेंगे। अनुच्छेद 352 से लगा करके अनुच्छेद 352 से लगा करके अनुच्छेद 360 तक उपबंध किए गए हैं। वो किसके संबंध में किए गए हैं? आपातकाल के संबंध में उपबंध किए गए हैं। भाग 19 है वो विभिन्न प्रकार के प्रकरणों से संबंधित है और इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के प्रकरण दे रखे हैं वो अनुच्छेद 361 से लगा करके अनुच्छेद 367 तक दे रखे हैं। भाग 20 की बात कर लो। भाग 20 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। भाग 20 के अंदर दे रखा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसके बाद मैं 2 सवाल आपसे पूछूंगा, इसका जो उत्तर दे देगा ना अगली क्लास के अंदर मैं ये मान लूंगा कि ये बच्चा टैलेंटेड है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 368। ये अभी वर्तमान में लागू एक ऐसा अनुच्छेद है, भाग है जिसके अंदर मात्र एक ही अनुच्छेद है। और प्रश्न आज का ये है कि भाग 20 के सिवाय ऐसा कौन सा अनुच्छेद था या है जिसके अंदर मात्र एक ही अनुच्छेद था। उस भाग का नाम बताना है जिसके अंदर सिर्फ एक ही अनुच्छेद का प्रावधान था। ये हो गया भाग 20। और भाग 20 के बाद चलते हैं भाग 21 पर। भाग 21 के अंदर दे रखे थे अस्थायी संक्रमणकालीन अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। विशेष उपबंध अपन ये पहले से जानते हैं कि भाग 21 है वो अस्थायी है, मतलब इसके अंदर अनुच्छेद की पहले बात कर लेता हूँ। अनुच्छेद 369 से लगा करके अनुच्छेद 392 तक है वो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध से है। और अनुच्छेद जो 370 था
जम्मू कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान कर रहा था, वो इसी से संबंधित था। बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न था कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त की तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ। तो ये एक प्रकार का अस्थायी उपबंध था, इसमें संशोधन के लिए कोई जरूरत ही नहीं थी, तो ये अस्थायी उपबंध है। यानी इन अनुच्छेदों को बिना अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के समाप्त किया जा सकता है। ये एक प्रकार के अस्थायी उपबंध है। और आइए चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के अंतिम भाग की 22 की, संविधान का संक्षिप्त नाम। संविधान का प्रारंभ, हिंदी में इसका अनुवाद होना चाहिए, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। लास्ट वाले अनुच्छेद है वो बाकी वाले सारे प्रावधानों को खत्म करते हैं, निरसन। ये जो भाग 22 है वो संबंध अनुच्छेद शुरू होते हैं 393 से और अनुच्छेद 395 तक आ जाते हैं। ये थे भारतीय संविधान के भाग 22। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, लेकिन थोड़ी सा पसीना तो आएगा, क्योंकि थोड़ा सा याद करने में आपको तकलीफ होगी भी, लेकिन पढ़ने के लिए तकलीफ उठाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए एक पन्ने के अंदर अच्छी तरीके से इनको लिख लेना और नोट्स बनाने के बाद इनको एक दीवार पर चिपका देना, आते जाते वक्त ये दिखते रहे और आसानी से याद हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू।